नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। व्यापम घोटाला सुर्खियों से गायब होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी आरोप प्रत्यारोप को लेकर तो कभी संदेहास्पद हालात में हुई मौतों को लेकर, तो अब सीबीआई जांच को लेकर यह हमारे बीच मौजूद है। मध्य प्रदेश से उठा ये बवंडर अब पूरे देश में फैल गया है। एक के बाद एक मौत ने देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथों सौंप दी है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ घोटाले नहीं बल्कि इससे जुड़ी मौतों की भी अलग से जांच हो। लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। मामले के तार इतनी जगहों पर फैले हैं कि सीबीआई को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हम व्यापम के अपडेट से लेकर इसके सभी पहलुओं से आपको वाबस्ता कराएंगे। तो शुरू करते हैं विशेष आई सीबीआई। व्यापम भर्ती घोटाले और इससे जुड़े संदिग्ध मौतों की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाने से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्यपाल से जवाब मांगा है। 9 जुलाई को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इसके बाद माना जा रहा है कि राज्यपाल रामनरेश यादव पर इस्तीफे का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी या नहीं, इस पर फैसला 24 जुलाई को होगा। सोमवार को एसटीएफ जांच से जुड़े तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंप देगी। पचपन केस, 2530 आरोपी, 1980 गिरफ्तारियां और 3000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर। यह है देश की सियासत को गरमा देने वाला मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम भर्ती घोटाला। मौत और रहस्य का दूसरा नाम बन चुके इस घोटाले में 9 जुलाई 2015 का दिन बेहद अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट में व्यापम घोटाले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सरकार और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई व्यापम भर्ती घोटाले और इससे जुड़ी मौत के मामलों पर अलग अलग जांच करेगी। जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी या नहीं, इस पर सीबीआई से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। 24 जुलाई को अगली सुनवाई में इस पर फैसला हो सकता है। व्यापम मामले के विसिल ब्लोअर की याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। Today was a very good day for us in court. The court has ordered CBI investigation into the entire Vyapam scam. All the cases have been referred to CBI. The question of monitoring as to whether High Court would monitor or Supreme Court would monitor. I state on behalf of the state and the Chief Minister that please send the matter to CBI, and according to us we have nothing to hide, so let the CBI investigate. व्यापम के जरिए वन रक्षक भर्ती घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाने की याचिका पर भी 9 जुलाई को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल रामनरेश यादव, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। एक तो होती है लीगल सिचुएशन, एक होती है मॉरल सिचुएशन। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ ए स्टेट, उसकी क्योंकि इस पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट है, तो एक मॉरल दायित्व भी बनता है। जब इस तरह के केसों में नाम आ जाए और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट तक का नोटिस आ जाए, तो उस स्थिति में मॉरल दायित्व ये बनता है कि गवर्नर को गवर्नर के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कदम के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज रही। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राज्यपाल रामनरेश यादव पर इस्तीफे का दबाव बढ़ सकता है। सीबीआई जांच के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया, लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग भी उठी। ये पहला एक प्रकरण है जहां भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अधिकारीगण, भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी और भ्रष्ट दलाल लोगों ने मिलकर लाखों युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। इस बीच गुरुवार को राज्यपाल रामनरेश यादव ने भोपाल राजभवन में इफ्तार पार्टी दी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने व्यापम घोटाले की जांच को अपने लिए अग्नि परीक्षा करार दिया। चौहान ने कहा कि सीबीआई जांच से सच
सामने आ जाएगा। सीबीआई की जांच से जो भ्रम का जाल फैलाया गया था, जिस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे वो भी साफ होंगे और इस तरह की मृत्यु किस कारण हुई है वो सच भी सामने आएगा। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डीमेट परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नया निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा के तुरंत बाद OMR आंसर शीट की स्कैनिंग कराई जाए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापम के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल करने का फैसला किया है। छात्रों की सुविधा के लिए व्यापम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। रविंद्र सिंह शोराण के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गेंद अब CBI के पाले में है, लेकिन एजेंसी के लिए आगे की राह आसान नहीं है। पिछले 2-3 साल से जिस तरह से व्यापम की जांच चल रही है, उसमें कई एजेंसियां शामिल रही हैं। लिहाजा नए सिरे से जांच में CBI के लिए दस्तावेज जमा करना आसान नहीं होगा। एक तरफ 2007 से 2013 तक के घोटाले, दूसरी तरफ इससे जुड़ी 49 मौतें। जांच के दायरे में दोनों को शामिल करने के बाद ये मामला और पेचीदा हो गया है। व्यापम के तार इतने फैले हैं कि इसे समेटना किसी भी एजेंसी के लिए चुनौती भरा है। घोटालों में शामिल लोगों में कोई मध्य प्रदेश का, तो कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, तो कोई हरियाणा का है। जिनकी मौत हुई वो भी कई राज्यों के रहने वाले थे। व्यापम में अब तक जांच सिर्फ घोटाले पर हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मौतों की जांच अलग से होगी। व्यापम और डीमेट मामले को लेकर याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापम घोटाले की जांच CBI से कराए जाने का आदेश पारित किया है और आगामी दिनों में होने वाली सुनवाई में डीमेट घोटाले के संबंध में सुनवाई तय की गई है, जिसमें आगामी दिनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये तथ्य भी रखे जाएंगे। डीमेट घोटाले की जाँच भी CBI से कराई जाए, पूरे दोनों ही घोटालों की जाँच व्यापम और डीमेट की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। जो बड़े लोग हैं वो STF उनको हाथ नहीं डाल पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं वो IPS अवार्ड होने वाले हैं, उनको राज्य शासन ही IPS अवार्ड करेगी जो वहाँ AIG हैं। तो वो मध्य प्रदेश सरकार के प्रति वफादारी दिखा रहे थे। हमें लगा कि कहीं ना कहीं इसकी CBI जांच की ज़रूरत है। जिस तरीके से 40 से ज़्यादा मौत हुई है, रिपोर्टर की मौत हो गई, तो हमें लगा कि अब इसकी CBI जाँच की ज़रूरत है और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड CBI जाँच हो, तभी पूरी संतुष्टि मिल पाएगी। घोटाले की जांच STF और SIT लंबे वक्त से कर रही है, लिहाजा जांच जिस दिशा में जितनी आगे बढ़ी है उसे नए सिरे से CBI पलटेगी। विपक्ष को शीर्ष नेताओं की भागीदारी के चलते साक्ष्यों से छेड़छाड़ होने की आशंका है। ऐसे में CBI के सामने राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करने की चुनौती रहेगी। लोकल पुलिस तो यह है कि सपोज करो वहाँ के लोग हैं, SHO वहाँ का है, दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। CBI की अभी तक रेपुटेशन इस मामले में रही है कि, और खास तौर से अगर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करना हो, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा नहीं है कि हम मॉनिटर करेंगे, कर सकते हैं। उस इशू को कल उन्होंने ओपन छोड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। CBI के सामने कम समय में जांच पूरी करने की भी चुनौती है। व्यापम के अलावा CBI के पास पहले ही भ्रष्टाचार के 6,562 मामले लंबित हैं। 2011 में एजेंसी के पास 7,178 मामले थे, यानी 4 साल में महज 9% मामलों का ही निपटारा हो सका। इस बीच CBI के पास भ्रष्टाचार के 2,220 और नए मामले आए, जिसमें से 1,512 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन 708 मामले अब भी लंबित हैं। आरोप पत्र दायर होने और जांच पूरी होने के बाद ही व्यापम में मुकदमा शुरू होगा। चुनौती ये भी है कि अब तक 2,500 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है और 1900 से ज्यादा लोग जेल में हैं। लिहाजा इतने बड़े पैमाने पर जांच को अंजाम देना काफी पेचीदा है। उम्मीद है कि CBI इसमें न्याय करेगी और ये भी हम माननीय प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि उनके ही सीधे उनके ही नियंत्रण में CBI है कि इस प्रकरण को विशेष तौर पर वे मॉनिटर खुद करें PMO के अंदर। हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते ये आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं जांच की गति धीमी न हो जाए। CBI पर आरोप लगते रहे हैं कि बड़े राजनेताओं के मामले में तफ्तीश धीमी रही है। 2011 से 2014 के बीच CBI के पास केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्र और राज्यों के पूर्व मंत्रियों से जुड़े 45 केस आए। इनमें से 25 मामलों में मुकदमा दायर हो चुका है, 12 की जांच चल रही है, जबकि 5 केस बंद किए जा चुके हैं। जानकारों की माने तो व्यापम को 2G और कॉमनवेल्थ की तर्ज पर CBI को निपटाना होगा। जो चाहे वो कर दिया। पहले 3-4 बरस हाईकोर्ट मॉनिटर कर रहा था, अभी
लोगों ने डिमांड कर दिया, मतलब ओपोजिशन ने, कि सीबीआई करो, तो उसकी भी जांच मान ली। अभी सीबीआई आ रहा है, हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्पेकुलेशन रहेगा, किसके ऊपर तो विश्वास रखना पड़ेगा। और जो मांग की थी वो मांग मान ली, अभी सीबीआई क्या कहती है देखेंगे। सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद एक तरफ विपक्ष जहां आश्वस्त नजर आ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी सकारात्मक रुख दिखा रही है। रविंद्र सिंह शोराण के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। जब व्यापम घोटाले की जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक मौतों की खबरें भी आने लगी। कभी आरोपी तो कभी गवाह, कभी जांच करने वाले तो कभी बेकसूर नौजवान। इन सारी मौतों के तार सत्ता के इर्द गिर्द जुड़ने लगे। लोग हैरान हैं। कहा जा रहा है कि हर मौत को व्यापम से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन कोई क्या करे जब व्यापम ही हर मौत से जुड़ जाए। एक नजर मरने वालों की संख्या और ताजा घटनाक्रम पर। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला शुरुआत में केवल राजनीतिक बहस और अखबारों की सुर्खियां बटोर रहा था, लेकिन आज इससे पूरा देश दहला हुआ है। घोटाले के उजागर होने से अब तक 49 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मारे गए सभी लोग व्यापम घोटाले से सीधे या किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। आश्चर्य ये है कि ज्यादातर लोगों की मौत बेवक्त और बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई। 27 जून को इंदौर जेल में बंद वेटनरी डॉक्टर नरेंद्र तोमर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर तोमर व्यापम घोटाले के आरोपियों में से एक थे। 28 जून को राजेंद्र आर्या की ग्वालियर के अस्पताल में मौत हुई। डॉक्टर आर्या भी व्यापम घोटाले के आरोपी थे। 4 जुलाई को एक टीवी चैनल के पत्रकार अक्षय सिंह की मध्य प्रदेश के झाबुआ में अचानक मौत हो गई। अक्षय व्यापम घोटाले में मारी गई एक संदिग्ध के घर उसके परिवार से बात करने गए थे। 5 जुलाई को जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन अरुण शर्मा की दिल्ली के होटल में संदिग्ध मौत हो गई। 2 दिन पहले ही अरुण शर्मा ने व्यापम मामले की जांच कर रही एसआईटी को 200 दस्तावेज सौंपे थे। 6 जुलाई को सागर में तैनात महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा का शव झील में मिला। उसका चयन व्यापम के जरिए हुआ था। इसके बाद ओरछा में तैनात सिपाही रमाकांत शर्मा ने सरकारी घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रमाकांत शर्मा से एसटीएफ ने जनवरी में पूछताछ की थी। 8 जुलाई को एसटीएफ ने कोर्ट को जानकारी दी कि कांस्टेबल भर्ती मामले के अहम गवाह 35 साल के संजय सिंह यादव की मौत हो चुकी है। एसटीएफ के मुताबिक 8 फरवरी को भोपाल के एक अस्पताल में बीमारी के चलते संजय की मौत हो गई। मैं समझता हूं कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि पत्रकार अक्षय सिंह जी की मौत हुई, उसके बाद डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत हुई, उसके पहले 2 मौत हुई और एक नया खुलासा आया है कि संजय यादव जो कि आरक्षक भर्ती घोटाले में एक गवाह थे, एसटीओ को पता ही नहीं लगा, 2 महीने पहले उसकी डेथ हो गई है। व्यापम घोटाले से जुड़े गवाहों, अभियुक्तों और आरोपियों की मौतें 2010 से ही हो रही हैं, लेकिन दुनिया के सामने खबरें तब आई जब 25 मार्च 2014 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत लखनऊ के मॉल एवेन्यू में संदिग्ध हालात में हो गई। उन पर पैसे लेकर भर्ती कराने का आरोप था। हालांकि मौत के आंकड़े अलग अलग हैं। कुछ वक्त पहले तक मध्य प्रदेश सरकार ने 25 मौतों की बात स्वीकार की थी, लेकिन एसआईटी प्रमुख जस्टिस चंद्रेश भूषण ने कोर्ट को 31 से ज्यादा मौतों की जानकारी दी। पुलिस इस आंकड़े को 36 से ज्यादा मानती है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इस मामले में 156 लोगों की मौत हुई है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 49 से ज्यादा का है। कांग्रेस ने तो बाकायदा एसआईटी को मृतकों की सूची भी सौंपी है। मौतों से ज्यादा गुत्थी मौत की वजहों और परिस्थितियों ने उलझाई है। हर मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिसमें अचानक मर जाना, बिना सुसाइड नोट के आत्महत्या, संदेहास्पद हालात में दुर्घटनाएं शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मारे गए 36 लोगों में 12 की मौत संदेहास्पद है, जबकि 7 मामले आत्महत्या, 11 दुर्घटना और 6 लोगों की मौत बीमारी से हुई। गवाहों और आरोपियों की लगातार होती मौत ही मामले की गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है। व्यापम घोटाला फिलहाल मौत का घोटाला बनकर पूरे देश को दहला रहा है। अब कोर्ट के दखल के बाद कुछ उम्मीद जरूर बंधी है कि जांच के जरिए व्यापम और मौतों का सच सबके सामने आ पाएगा। प्रीति सिंह, राज्यसभा टीवी।
मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला एक ऐसी पहेली बन गई है जो सुलझने के बजाय दिन ब दिन उलझती जा रही है। घोटाले से जुड़ी कड़ी अहम कड़ियां मौत की नींद सो चुकी हैं और जांच एजेंसियों के हाथ अब भी खाली हैं। लेकिन क्या है ये घोटाला और कैसे और किसने दिया इसे अंजाम, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम राज्य सरकार के अधीन ये संस्था शुरुआत में प्रदेश की मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे व्यावसायिक कोर्सों में दाखिले के लिए परीक्षा आयोजित करती थी, लेकिन बाद में इसे राज्य सरकार की नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने और सफल अभ्यर्थियों के चयन का जिम्मा भी सौंप दिया गया। ये जांच एक अलग से होना चाहिए। पत्रकार की घटना भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही जब डेथ हुई है, लेकिन और 45, 40, 50 लोग जो है, यदि उनकी ये भी सही है कि कोई प्रमाणित नहीं हो रहा है कौन मर्डर कर रहा है, मर्डर हम नहीं यूज़ करते, लेकिन ऐसा कैसे संयोग हो सकता है? वो हो सकता है कि कुछ लोग जो जादू टोने में विश्वास करते हैं उनको लगता है कि जादू ही कोई कर रहा है, तो ऐसा भी जादूगर कौन है उसको देखना चाहिए। तांत्रिक कौन है? हमारे देश में कई तांत्रिक राजनीति से जुड़े हुए लोग भी रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है आज के आधुनिक युग में। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी कोई यदि अच्छी निष्पक्ष जाँच हो। व्यापम में धांधली की शिकायत पहले भी सामने आती रही, लेकिन 2007 से धांधलियों ने बड़े घोटाले का रूप अख्तियार कर लिया। व्यापम घोटाले का असली खुलासा 7 जून 2013 को उस वक्त हुआ जब पीएमटी की फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे करीब 1 दर्जन छात्रों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस की पकड़ में सबसे पहले डॉक्टर जगदीश सागर आया, लेकिन उससे पूछताछ के बाद पता चला कि मामला उतना छोटा नहीं जितना समझा जा रहा था, लिहाजा मामले की जाँच STF को सौंप दी गई। इसके बाद व्यापम के पूर्व कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी और सिस्टम एनालिसिस्ट नितिन महिंद्रा की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ, उससे पता चला कि पूरा व्यापम फर्जी परीक्षाओं का अड्डा बन चुका है। किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा कि एक राज्यपाल का बेटा और एक मुख्यमंत्री की पत्नी की तरफ संदेह की दृष्टि से देखा गया हो, उसमें भी राज्यपाल के बेटे की अकस्मात मृत्यु हो गई हो। तो इसके कारण अगर लोगों में शक है तो मुझे लगता है कि जो लोग किसी भी मर्यादा को मानते हैं उनको कम से कम सफाई देने तो सामने आना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी कसौटी है। घोटाला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी का और दूसरा सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं में गड़बड़ी का। आरोप है कि व्यापम ने बीते 7 वर्षों में अलग अलग श्रेणी के पदों पर भर्ती और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कुल 168 परीक्षाएं आयोजित की। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद यह स्वीकार किया है कि सरकारी नौकरियों में 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी पाए गए। वहीं मेडिकल कॉलेज में 514 फर्जी भर्तियों का भी आरोप लगा है। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच के लिए STF का गठन किया गया, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने STF पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बचाने का आरोप लगाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने STF की निगरानी के लिए ही SIT बना दी। संकेतों में इतना ही कह सकता हूं कि अगर एक मंत्री जेल के अंदर हो तो इसको आप हाई प्रोफाइल मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मध्य प्रदेश में चिकित्सा के लिए प्रख्यात शहर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर अगर जेल के अंदर हो तो इसको आप हाई प्रोफाइल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सीधी सी बात है कि इससे ये पता लग रहा है कि हम 1000 रुपये लेने वाले पटवारी को या एक छोटे से हवलदार को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन इतने बड़े मामले में जांच शुरू होने के बाद लगातार जिस तरह से कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है, कुछ लोगों के साथ दुर्घटना हो रही है, उससे लोगों के मन में शक है। और मेरी चिंता ये है इस शक को दूर करने का कोई बहुत अच्छा उपाय अभी तक लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में पहली FIR भोपाल में 19 जुलाई 2009 को दर्ज की गई। तब से अब तक कुल 55 मामले दर्ज हो चुके हैं और 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब तक की बड़ी गिरफ्तारियों में पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके OSD OP शुक्ला, मुख्य आरोपी डॉक्टर विनोद भंडारी, व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, व्यापम के एक अधिकारी CK मिश्रा और खनन माफिया सुधीर शर्मा शामिल हैं। घोटाले की परतें और खुली तो जांच का दायरा प्रभावशाली लोगों को छूने लगा। STF ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा में 5 लोगों की सिफारिश पर राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की। राज्यपाल ने इसे चुनौती दिया और न्यायालय में याचिका दायर की।
जिसके बाद हाईकोर्ट ने संवैधानिक संरक्षण का हवाला देकर राज्यपाल की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ पर रोक लगा दी। विपक्ष का आरोप है कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश में कई सिर कुचले गए, लेकिन इसी बीच कई गवाहों और आरोपियों की एक के बाद एक मौतों ने आशंकाओं के बादल और गहरा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। व्यापम घोटाले में डॉक्टरों की नियुक्ति का फर्जीवाड़ा देश के सामने आ चुका है। कई आरोपी जेल में हैं और कई अब भी बाहर। लेकिन देश में प्रवेश परीक्षाओं में ऐसे गोरख धंधे बेहद आम हैं। कोई साल नहीं गुजरता जब पर्चे लीक होने से लेकर गैजेट्स के साथ परीक्षा दे रहे लोगों की गिरफ्तारी के मामले सामने ना आए। आइए देखते हैं देश में कैसे चल रहा है ये धंधा। तारों के इस जाल को देखकर आपको लग सकता है कि ये किसी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के भीतर की तस्वीरें हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में परीक्षार्थियों से जब्त किए गए गैजेट्स हैं। इनका इस्तेमाल वो नकल करने के लिए कर रहे थे। इस मामले में हम चीन से पीछे नहीं हैं। हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाली इस मशीन को देखिए। बनियान के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का पूरा जाल बिछा होता है और इसके सहारे परीक्षा में नकल के बाजार को पंख लग रहे हैं। हर साल कई परीक्षाओं के बाद पुलिस ऐसे लोगों को दबोचती है, लेकिन सिलसिला बरकरार है। व्यापम में मेडिकल छात्रों की भर्तियों में घपला हुआ। देश में ऐसे घपलों और घोटालों का चलन लगातार बढ़ा है। जो मंजर सामने आया है वो काफ़ी परेशान करने वाला है, लेकिन कई ऐसे हैं जो दबे रह जाते हैं। परीक्षाओं में पर्चे लीक होने के मामले हमारी रूटीन खबरों का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इससे हमारी साख पर बट्टा लगा है। भविष्य की तस्वीर देखने वाले लोग कहते हैं कि संभवतः कुछ दिन बाद ही दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित, शिक्षित, विशेषज्ञ डॉक्टर भारत के होंगे या भारतीय मूल के होंगे। ऐसे में ये घोटाला हमारी सारी छवि पर पानी फेरने की स्थिति पैदा कर चुका है। मेडिकल इंजीनियरिंग से लेकर कई क्षेत्रों में एक तरफ भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। दुनिया के कई मुल्कों में भारतीय पेशेवरों की मांग बढ़ी है, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद संशय का माहौल बन जाता है। जिस बोर्ड का नाम एक बार घोटाले में जुड़ जाए, उससे ईमानदारी से पास होने वालों को भी शक की नज़र से देखा जाने लगता है। ये देश के लिए और भविष्य में जो छात्र हैं और आने वाले छात्र भी उस वहाँ से जो और भी निकल रहे हैं ना नए, ऐसा तो है नहीं, उस स्कैंडल के बाद जो दूसरी परीक्षाएं हो रही हैं उन सब की भी भविष्य के प्रति एक संदेह पैदा करेगा। इसलिए जितनी जल्दी जांच हो, अदालत चाहे आप अलग से बना दीजिए और कहिए कि डे टू डे सुनवाई करें। असल में नकल और पास कराने का पूरा कारोबार देश में फल फूल रहा है। कमज़ोर परीक्षार्थियों के बदले पैसे लेकर परीक्षा देने वालों को इस बाजार में स्कॉलर कहा जाता है। ये स्कॉलर पेशेवर तरीके से पैसे लेकर किसी के भी बदले परीक्षा दे सकते हैं और उसे पास करवाते हैं। स्कॉलर पढ़ा लिखा होता है। इस धंधे का तार देश में एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ा हुआ है। कैट और MBBS की परीक्षाओं के लिए पर्चा लीक करने के मामले में रंजीत सिंह उर्फ रंजीत डॉन की जब गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। बिहार विधान परिषद के लिए अब उसी रंजीत डॉन को LJP ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। व्यापम के अलावा देखें तो हरियाणा में कुछ साल पहले शिक्षकों की भर्ती में घोटाला सामने आया था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला को जेल जाना पड़ा। देश में नौकरियों, नियुक्तियों, दाखिलों में गड़बड़ियों की अंतहीन दास्तान पसरी हुई है। नवविक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ व्यापम घोटाले से जुड़े हमारे आज के RSTV विशेष में फिलहाल इतना ही। देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश आगे भी जारी रहेगी। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम RSTV विशेष। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।